अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान और हम में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब है। आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ भी करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, और आज जो नाम चुना है वो भी बड़ा ख़ास नाम है। वो नाम है अल-मुजीब। अल-मुजीब, अल-मुजीब, अल-मुजीब का जो मतलब है वो आसान अल्फाज में है कि जवाब देने वाला, हाजतें पूरी करने वाला। यानी कि जब हम उससे दुआ करते हैं तो वो जवाब देता है और फिर उसके बाद उन हाजतों को पूरी कर देता है। और हाजतें पूरी करने के हवाले से भी यही बात आती है कि वो कभी कभी वो दुआ हमारी फ़ौरन कबूल कर देता है, कभी कभी देर से कबूल करता है, और कभी कभी वो उसे कबूल उस वक्त, यानी कि हमारी जो इस वक्त की जो दुनिया है उसके लिए नहीं करता, वो आखिरत के लिए रख छोड़ता है। तो ये जो अल-मुजीब है, इसके हवाले से कई जगह पर ये नाम आया है कुरान करीम में। और जो दो आयात जिनके अंदर ये ख़ास तौर पर बड़ी खूबसूरती से बयान हुआ है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कि एक तो ये है कि जो सूरह हूद की आयत है, और सूरह हूद में कहा गया है कि अल्लाह ताला वो है जो करीब है और हमारे दुआओं का जवाब देता है, करीब है और हमारी बातों का जवाब देता है। अब ये बड़ी मज़ेदार मिसाल है। बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में बड़े करीब होते हैं, बिल्कुल जैसे कि आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो बहुत करीब होते हैं। लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वक्त पड़ने पर जवाब नहीं देते, रिस्पॉन्ड नहीं करते, और फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं कि मैंने तो इन पर बड़ा भरोसा किया था, बड़ा तकिया किया हुआ था, और ये तो मेरे बड़े करीब हैं, लेकिन जहाँ मेरी ज़रूरत पेश आई तो वहाँ पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया या उन्होंने नज़रें फेर ली मुझसे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में कि जो कि हमसे दूर तो होते हैं लेकिन दिल का ताल्लुक उनसे इतना गहरा होता है कि आप जब भी उनकी तरफ कोई बात करते हैं वो फ़ौरन उसका जवाब देते हैं, फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये दो तरह की मिसालें हमें दुनिया में लोगों के हवाले से मिल जाती हैं। लेकिन अल्लाह ताला की जो बात है वो है कि वो करीब भी है और वो जवाब भी देने वाला है। ये दोनों खुसूसियात, ये दोनों सिफ़ात उसमें कामिल तौर पर मौजूद है। तो एक तो ये आयत, और दूसरी आयत जिसमें अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए पैगंबर, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें, पूछें, तो मैं पास हूँ। उन्हें बता दो कि मैं पास हूँ। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्हें बता दो, ना ना ना, उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं कहा कि उन्हें बता दो। उन्होंने कहा जब आपसे पूछें तो मैं पास हूँ। जवाब अल्लाह ताला ने खुद दिया है ये कि मैं पास हूँ। और जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। तो बस मेरे हुक्मों को माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि लोग नेक रास्ता पाए। तो ये वो बात है कि जिस पर जब हम अल्लाह ताला के बारे में जानना चाहते हैं तो अल्लाह ताला खुद जवाब देता है कि मैं पास हूँ। ये उसकी जो है कुर्बत है हम लोगों से, वो कहते हैं ना शहरक से भी ज़्यादा करीब है। और फिर आखिरी बात ये कि वो गुनाहगारों के भी करीब है। वो सिर्फ नेकूकारों के करीब नहीं है, गुनाहगारों की भी वो बात सुनता है, दुआएं सुनता है, और उन्हें भी देने वाली ज़ात और उनको भी जवाब देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि वो हमारे लिए भी मुजीब हो और हमारी भी बातों को सुने, हमारी दुआओं का वो बेहतरीन एहसन तरीके से जवाब दे। आमीन आमीन। अब यहाँ पे हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं तो प्रोग्राम में बहुत कुछ है। स्टे विद अस। बर्रे आज़मों पर फैली अजीम सल्तनत उस्मानिया के सलातीन की सरजमीन, द लैंड ऑफ लेजेंड्स, तुर्की। इसकी गलियों में इकबाल के रूहानी उस्ताद मौलाना रूमी के कलाम की बाज़गश्त सुनाई देती है। इसके दरो दीवार ने उस्मानी फौजों की फतूहात के जश्न देखे हैं। इस सरजमीन ने सल्तनत उस्मानिया का उरूज देखा है। सल्तनत उस्मानिया तुर्क सरदार उस्मान गाजी के एक ख्वाब की ताबीर थी, जिसका जिक्र बरतानवी मुअर्रिख कैरोलिन फिंकल ने अपनी किताब उस्मान का ख्वाब में किया है। एक रात उस्मान एक बुजुर्ग शेख अदीबाली के घर में सो रहे थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा कि उनके सीने से एक दरख्त उगकर सारी दुनिया पर साया डाल रहा है। सुबह उन्होंने ये ख्वाब शेख को सुनाया
शेख अदीबाली ने उन्हें मुबारक दी और ख्वाब की ताबीर बताई कि खुदा ने शाही तख्त उनके और उनकी औलाद के हवाले कर दिया है। उस्मान गाजी 1254 में एक छोटी सी रियासत सोगोत के तुर्क सरदार और तुगरल के घर पैदा हुए। उनके इस ख्वाब ने तारीख का रुख मोड़ दिया। दुनिया की अजीम तरीन सल्तनतों में से एक सल्तनत आमनिया की दाग बेल इसी उस्मान गाजी ने 13वीं सदी में डाली थी। उस्मान गाजी के वालिद इर्तगरल तुर्क कबीले काई के सरदार थे। अपने कबीले को मंगोलों के हमले और मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए इर्तगरल उन्हें वस्त एशिया से शाम के शहर हलब ले आए। यहाँ इर्तगरल दुनिया की दो अहम ताकतों मंगोल और बाजंतीनियों से बरसरे पैकार रहे और दोनों को शिकस्त देकर मुसलमानों की अजमत रफ्ता बहाल की। इर्तगरल पर बनने वाली टेलीविजन सीरीज दिरिलिश इर्तगरल पूरी दुनिया में मशहूर है। बाजंतीनी सल्तनत के खिलाफ खिदमात पर उन्हें सल्जोकी सल्तनत की तरफ से अनकरा के करीब सोगोत में जमीन अता की गई। ये रात बहुत भारी है, लेकिन हम में से हिम्मत कोई नहीं हारेगा। दुश्मन से ये जंग हम उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हम में से एक शख्स उनको उनके अज़ाइम में नाकाम न बना दे। इर्तगरल ने आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने का ख्वाब देखा था और अपने बेटे उस्मान गाजी की इन्हीं खतूत पर तरबियत की। 1281 में इर्तगरल की वफात के बाद इस जागीर की सरबराही उस्मान अव्वल के हाथ में आई, जिन्होंने 1299 में सल्जोकी सल्तनत से खुद मुख्तारी का ऐलान करके उस्मानी सल्तनत की बुनियाद डाली। उस्मान के जानशीनों ने जल्द ही अपनी नजरें यूरोप पर जमा दी। उनकी तारीख साज कामयाबी बाजंतीनी दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया की फतह थी। मुसलमान पिछले 700 बरस से इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश करते आए थे, लेकिन इसका जोग्राफिया कुछ ऐसा था कि वो हर बार नाकाम रहे। अप्रैल 1453 में उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कुस्तुनतुनिया फतह करके उसे अपना दारुल हुकूमत बनाया और अपने लिए कैसर रोम का खिताब इख्तियार किया। सुल्तान मोहम्मद फातिह के पोते सलीम अव्वल ने 1516 और 1517 में मिस्र, इराक, शाम, फलस्तीन, उर्दून और सबसे बढ़कर हिजाज पर कब्जा कर लिया। मक्का और मदीना हासिल करने के साथ ही सलीम अव्वल मुसलमान दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरान बन गए। आम तस्वुर यह है कि उन्हीं से ही खिलाफत का आगाज हुआ और सलीम अव्वल को पहला खलीफा करार दिया गया। इससे पहले उस्मानी सुल्तान या पादशाह कहलाते थे। सल्तनत उस्मानिया 631 साल तक कायम रही। 16वीं और 17वीं सदी में यह दुनिया की सबसे ताकतवर सियासी कुव्वत थी। हिंदुस्तान में सिर्फ मुगल नहीं बल्कि दूसरे हिंदुस्तानी हुक्मरान भी उस्मानियों को अपना खलीफा समझते थे। इक्तदार में आने के बाद उनसे बैत लेना जरूरी समझा जाता था। जंग अजीम अव्वल में उस्मानियों ने जर्मनी का साथ दिया। इत्तेहादियों से शिकस्त के बाद सल्तनत उस्मानिया को मुआहिदा सेवरे के जरिए तकसीम कर दिया गया। मुआहिदा लौजान 24 जुलाई 1923 में स्विट्जरलैंड के शहर लौजान में इत्तेहादियों और तुर्कों के दरमियान तय पाया, जिसके मुताबिक तुर्की की हुदूद बंदी की गई। आबनाए बास्फोरस को आलमी समुंदर करार दे दिया गया कि तुर्की यहाँ से गुजरने वाले किसी बहरी जहाज से किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। तुर्की पर किसी किस्म की तेल की ड्रिलिंग पर पाबंदी लग गई। इन पाबंदियों की मियाद 100 साल रखी गई। मुआहिदे के मुताबिक खलीफा की तमाम अमलाक जब्त करके खिलाफत खत्म कर दी गई। खलीफा अब्दुल मजीद सानी को खानदान समेत वतन बदर कर दिया गया। यूं सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया और उम्मत मुस्लिमा एक मरकजी क़यादत से महरूम हो गई। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क या मुस्तफ़ा पाशा जदीद तुर्की के बानी और पहले सदर थे। जंग अजीम अव्वल में उस्मानिया फौज के सालार थे। उन्होंने शिकस्त खुर्दा तुर्की को तरक्की की राह पर गामजन किया। मुस्तफ़ा कमाल ने तुर्की रस्मुल ख़त को ख़त्म करके रोमन रस्मुल ख़त राइज किया। मुल्क में जिद्दत पसंदी लाई गई और औरतों के स्कार्फ पर भी पाबंदी लगा दी गई। मौजूदा तुर्की एशिया में जजीरा नुमा अनातोलिया और यूरोप के इलाके बल्कान तक फैला हुआ है। इसका रकबा 7,83,562 मुरब्बा किलोमीटर है। तुर्की की आबादी 8 करोड़ 44 लाख के करीब है, जिसमें से तकरीबन 88% तुर्क, 8% कुर्द और बाकी 4% तमाम नस्लों के लोग हैं। मुल्क की 97% आबादी मुसलमान है। अनकरा तुर्की का दारुल हुकूमत, जबकि इस्तांबुल सबसे बड़ा शहर है। इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बर्र-ए-आज़मों में वाक़ है। इस्तांबुल आलम इस्लाम का वो वाहिद शहर है जो बाज़ंतीनी, रूमी और उस्मानिया 3 सल्तनतों का दारुल हुकूमत रहा। शहर का सबसे कदीम इलाका 7 पहाड़ियों पर बना हुआ है, जहां हर पहाड़ी की चोटी पर एक मस्जिद कायम है। दुनिया के सबसे बड़े और कदीम तरीन बाजारों में से एक इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार है, जो 1455 में उस्मानिया खिलाफत के शुरू के दिनों में बनाया गया था। इस बाजार की 61 गलियां और 3000 से ज़ायद दुकानें हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मसाजिद तुर्की में हैं। सुल्तान अहमद मस्जिद या ब्लू मस्जिद इस्तांबुल में वाक़ है। ये दुनिया की वाहिद मस्जिद है जिसके 6 मीनार हैं। ये 1616 में तामीर की गई थी।
तुर्क ड्रामे और फिल्में दुनिया भर में बहुत पसंद किए जाते हैं। आजकल इर्तुगरुल ड्रामा बहुत ज़्यादा मकबूल है। इससे पहले मेरा सुल्तान भी बहुत मशहूर हुआ था, जो उस्मानी सुल्तान सलमान अली शान की ज़िंदगी पर बनाया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश है कि तुर्क सूफी शायर यूनुस उमरा पर बनने वाला ड्रामा उर्दू में डब होकर पाकिस्तान में दिखाया जाए। तुर्की में 13 मकामात ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को की जानिब से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इन मकामात को देखने के लिए लाखों सयाह हर साल तुर्की जाते हैं। इस तरह तुर्की दुनिया में सबसे ज्यादा सैर किए जाने वाले मुल्कों में 6ठे नंबर पर आता है। कहा जाता है कि दुनिया का पहला चर्च द ग्रोटो ऑफ सेंट पीटर तुर्की के शहर अंताकिया में है, जबकि सेंटा क्लॉज का ताल्लुक तुर्क शहर पतारा से बताया जाता है। अरारात के पहाड़ों के बारे में मशहूर है कि जब पूरी दुनिया पानी में डूब गई थी, पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती इन्हीं पहाड़ों के गिर्द आकर घूमी थी। मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार भी इस्तांबुल में है, जबकि मशहूर आलिम, मुफक्किर और सूफी शायर मौलाना रूमी तुर्की के शहर कोनिया में मदफून है। मजहब पसंद रजब तैयब एर्दोआन मुल्क के मौजूदा सदर हैं। मुसलमानों के खिलाफ ज्यादतियों पर ठोस मौक़िफ़ अपनाने की वजह से तैयब एर्दोआन आलम इस्लाम में हीरो बनकर उभरे हैं। 2023 में तुर्की पर लगने वाली 100 साला पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी, जिसके बाद कहा जाता है कि तुर्की में एक नए दौर का आगाज़ होगा। ये थी तुर्की की सैर। अब लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। रमज़ान और हम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। सैर व तफरी किसे पसंद नहीं है, और ख़ास तौर पर ईद जैसे मौके पर जब काम से छुट्टियां हों, ईद के दिन आप किसी भी सयाहती मकाम पर चले जाएं, वहाँ पर आपको हज़ारों लोग आपसे पहले पहुँचे हुए नज़र आते हैं। अच्छा, आप तस्वीरें लेने के लिए लोगों के हटने के इंतजार में बेजार हो जाते हैं, इस तरह का मामला होता है। हाँ, और लेकिन आपने छुट्टियों की बात तो ऐसे की है जिस तरह ईद के लिए जो छुट्टियां दे रही है हुकूमत 4-5 दिन की, उससे पहले छुट्टियां नहीं थी। छुट्टियां तो यूं कह लें कि नहीं थी, और नहीं थी का मिला जुला रुझान था। काम तो कर रहे थे ना, और हमारी तो छुट्टियां नहीं थी ना। हाँ, ये सबसे अहम चीज़ है। तो मैं तो अपने हिसाब से, हमारी तो अभी ईद पे छुट्टियां नहीं है, बस यही मसला है। लेकिन हम लोगों के साथ जुड़े होते हैं। बहरहाल कोरोना वायरस की बात करते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के सयाहती मकामात सुनसान हो चुके हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सयाहत के लिए मौजू वक्त है, तो गलत है। आपकी गलतफहमी शायद ये सुनकर दूर हो जाए कि ईद पर सयाहती मकामात बंद रखने का फैसला किया गया है। और अगर आप फिर भी सैर व तफरी के बारे में सोच रहे हैं, तो सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि हुकूमत आपको किस तरह रोकेगी। अस्सलाम वालेकुम सदाकत अली अब्बासी साहब। जी वालेकुम सलाम अवैस। अस्सलाम वालेकुम शिफा। वालेकुम सलाम सदाकत साहब। सबसे पहले तो अपना बता दें, आपका भी ताल्लुक एक बड़े जबरदस्त सयाहती मकाम से। आप तो कहीं ईद पे सयाहती मकामों की सैर करने नहीं निकलने वाले थे, या फिर आप वहाँ लोगों को रोकने के लिए खास तौर पर मौजूद होंगे? देखिए, आप तो सियाहत की बात कर रहे हैं, और इस कोरोना और लॉकडाउन ने तो मेरे पूरे इलाके की जो इकॉनमी थी, मईशत ही सारी बिठा दी है। और वो तो आप दिहाड़ीदार की बात कर रहे हैं। यहाँ तो जो मिडिल क्लास लोग थे, जो सफ़ेद पोश लोग थे, उनका भी पिछले 3 महीने से बिल्कुल जो है ना वो बड़ा बुरे हालात हैं। अभी कल मुझे कमिश्नर साहब ने फ़ोन करके बताया कि जी वो मरी को ईद के दौरान कंप्लीट लॉकडाउन कर देंगे। तो एक लिहाज से तो चलो एक ठीक ही है कि बीमारी का इस वक्त पीक पे वो गई हुई है और फैल रही है। लेकिन साथ साथ अगर आप देखें तो इलाके की मईशत का बहुत बुरा हाल हो गया है, गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों की बड़ी मजबूरियाँ हैं। तो ईद आप लोगों के लिए, शहर वालों के लिए ईद है। हमारे लिए तो ये भी कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है कि हमारे लोगों के जो कारोबार हैं, रोज़गार हैं, दुकानें हैं, छोटे छोटे खोखे हैं, वो भी बंद रहेंगे। जो लोग टूरिज़म इंडस्ट्री के साथ, कोई किसी के पास घोड़ा था, कोई झूले पे था, कोई हाथरड़ी पे था, कोई छोटे छोटे जो ये खिलौने हैं इनकी दुकानों पे था, वो सब बेरोज़गार हुए बैठे। तो कोई इतनी खुशी वाली ईद ये नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं सदाकत साहब, ये वाकई एक बहुत बड़ा इशू है। और बार बार इमरान खान साहब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमारे लिए मुकम्मल लॉकडाउन करना कभी भी मुमकिन नहीं रहा था, क्योंकि यही जो लोगों के फाइनेंशियल मसाइल हैं। लेकिन अब चूँकि ये फैसला कर लिया गया है कि मरी जो है वो तो खैर मुकम्मल तौर पर आपने कहा कि लॉकडाउन में होगा, लेकिन क्या फिर भी वहाँ पर अगर लोगों का आना हुआ तो उनके लिए कोई इंतजाम किए गए हैं? किस तरह रोका जाएगा उनको?
हाँ जी, कमिश्नर साहब ने कल मेरे से डिस्कशन की थी, कॉल करके बताया कि हम बाराकाऊ से आगे जो है जितने भी नॉन रेजिडेंट्स हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो सयाह हैं, इनको रोकेंगे। लिहाजा मैं लोगों से आपके चैनल के ज़रिए अपील करता हूँ कि घरों में रहें। इस वक्त मुश्किल टाइम है, वबा के फैलने का वक्त भी है। हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि जितने लोगों का कारोबार बचा सके, जितने लोगों का रोज़गार बचा सके, जितने लोगों की चीज़ें उनकी तरसील इंश्योर कर सके। लेकिन आफ्टर ऑल ये जो भी सियाहत है ये लग्जरीज़ में आता है उन लोगों के लिए जो सियाहत पे आते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये नेसेसिटी है, हमारे लोगों के लिए बिल्कुल बुनियादी रोज़गार है। लेकिन हम जिस पूरी दुनिया तकलीफ़ में है, पूरा मुल्क तकलीफ़ में है, तो हम भी तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं। लेकिन बहरहाल ये ख़ासा मुश्किल होगा लोगों के लिए। और ये आप अपने चैनल पे बता दें लोगों को कि बाराकाऊ से आगे वो सिर्फ मकामी लोग जो अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं वो जा सकते हैं। तमाम सियाती एरियाज़, तमाम पार्क्स, तमाम होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स बंद होंगे। तो ये रेस्टोरेंट्स वालों को और जो होटल हैं और जो इस किस्म का कारोबार करने वाले लोग हैं मरी में, उनको आप लोगों ने जब बताया तो उनका क्या रद्द अमल था इस बात पर? देखिए, मैं शिफा उनका नुमाइंदा हूँ और बहुत सारे मेरे जो करीबी लोग हैं जो इस बिज़नेस में हैं, ख़ासी मायूसी हुई है उनको हुकूमत से इस फ़ैसले से, और मेरे पे भी ख़ासा दबाव डाला गया है। लेकिन दोनों तरफ है, हमें एक बैलेंस रखना है, हमें लोगों के कारोबारों की भी फ़िक्र है। लेकिन खुदा न खास्ता इस वक्त लापरवाही में, बेहतियाती में इतने लोग आ जाएं और वो बीमारी फैल जाए तो भी मतलब एक आप समझ लें कि डबल माइंडेड हम हुए हुए हैं कि हम लोगों की, अपने लोगों की बात करें या इस वबा के जो असरात हैं उनकी बात करें। तो बहरहाल बहुत दबाव है, लोग नाराज़ हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर आपने बाकी जगह SOPs फॉलो करवाएं, आपने मॉल्स खोल दिए, आपने दुकानें खोल दी, आपने राजा बाज़ार जैसे जगह खोल दी, तो आपको मरी मॉल रोड भी खोलना चाहिए। मैंने कुछ हद तक तजवीज़ दी थी कि आप होटल्स बंद कर दें, लेकिन जो लोगों के पैदल जाने के एरियाज़ हैं उनको खोल दें। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने सख्त एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि हम पूरे पंजाब के और पूरे KPK के जितने पार्क्स हैं उन पार्क्स पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। लिहाजा हम कोई एक डिस्क्रिमिनेटिंग कोई पॉलिसी मरी के लिए नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं इस वक्त मेरी हमदर्दियाँ अपने लोगों के साथ है। अच्छा, तो सदाकत साहब ये भी बताएं कि मरी में कोरोना केसेस की क्या सूरत हाल है, क्योंकि हम मेन स्ट्रीम शहरों की तो बात बहुत कर रहे हैं और बाकी हम सूबों पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं कि सिंध में इतने केसेस, पंजाब में इतने केसेस, लेकिन मरी अगर हम शहर की बात करें और उसके मज़ाफ़ाती इलाके, वहाँ पर क्या सूरत हाल है केसेस की? आपको तो बहुत बेहतर पता होगा। और फिर वहाँ पर क्वारंटाइन और इस किस्म की चीज़ों के क्या इंतजाम हैं? देखिए, मेरा एरिया जो है वो मरी भी है, कोटली सतियाँ भी एक टूरिस्ट एरिया बन गया। अब तो काउटा का भी बड़ा एरिया, एक नाड़ एरिया है जो बड़ा ही फेमस है, जिसमें बड़ा रॉक्स हैं और बड़ा हाई पीक्स हैं। तो ये सारे एरिया में टूरिस्ट जाते हैं। अगर आप मुझसे खाली मरी का बारे में पूछें तो मरी में शुरू में 32 लोग जो थे वो PC होटल में बुरबन में वो हो गए थे, और कुछ हमारा एक जगह है धार जावा, वहाँ हो गए थे कुछ 4-5 लोग। उनमें 3 अमवात हो चुकी हैं। एक हमारे वहाँ अफलातून खान थे, उनकी डेथ हुई। एक खातून की डेथ हुई। एक हमारे और भाई हैं मरी शहर के, एक होटल के मालिक थे, उनकी डेथ हुई। एक मंडी बाउद्दीन के थे, वो वहाँ पे मैनेजर थे, उनकी डेथ हुई। बाकी अल्लाह का फजल है कि इस वक्त वो कुछ 7 से 8 लोग रह गए। क्वारंटीन फैसिलिटी मरी THQ में भी है, वहाँ पे रेड क्रिसेंट की बिल्डिंग है, वहाँ पे भी है। इसी तरह की क्वारंटीन हमारा दूसरा जो टूरिस्ट एरिया है काउटा और कोटली सतियाँ, वहाँ भी है। वहाँ पे तो केसेस ना होने के बराबर हैं। मरी में थे टोटल कोई 32 केसेस थे, इस वक्त मेरा ख्याल है 10 से कम रह गए। बाकी लोग सारे सेहतियाब हो गए और 3 लोगों की अमवात हो चुकी है। अच्छा सदाकत साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो इस वक्त मरी में जो कारोबार करने वाले लोग हैं जिनका काम डिपेंड ही करता है टूरिज़म के सीज़न पर और ईद जैसे सीज़न पर, तो उनको रिलीफ देने के लिए हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी नज़रसानी की जा रही है, कोई सोचा जा रहा है कि उनको किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए, उनका जो नुकसान होगा? जी, मेरी बात हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, और असद उमर साहब को भी मैंने प्रपोज़ किया था, और हमाद को भी बताया कि जो आपकी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, जो SMEs हैं, उनको जो आप पैकेज दे रहे हैं वो मरी की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी दें। वो लोग जो छोटे कारोबार कर रहे हैं उनको जो रिलीफ पैकेज मिलेगा, शायद बिलों की सूरत में मिलेगा, बिजली के बिलों की सूरत में, वो इनको भी दिलवाने की मेरी पूरी कोशिश है। उस हवाले से मेरी 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। अभी मैं अगले दिनों में इंशाल्लाह ईद के बाद जो मरी के जो बिज़नेस के स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ टूरिज़म इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनकी अपने वज़रा से मुलाकात कराऊंगा। और मेरी कोशिश है कि जो इंडस्ट्री को जो रिलीफ दिया जा रहा है उस रिलीफ को मरी और एडजॉइनिंग एरियाज़ का जो
टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको भी इंक्लूड किया जाए, और वो पैकेज जो है वो बिजली के बिलों की रिलीफ की सूरत में होगा, और वो स्मॉल और मीडियम साइज़ के कारोबारों को होगा। अच्छा ये बताएं सदाकत साहब, जो लोग मरी में ही रिहाइश पजीर हैं, जो वहीं रहते हैं, क्या उनको इस चीज़ की इजाज़त होगी कि वो ओपनली पार्क्स में या सियाहती मकामात पे जा सकें, या उनके लिए भी पक्की पाबंदी है कि वो भी घरों में ही रहेंगे? नहीं, जहाँ तक तो देहातों में है, देहातों में कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन टूरिस्ट एरिया मरी बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन टूरिस्ट एरिया सिर्फ मॉल रोड की सराउंडिंग में है। आप जिगा गली से ऊपर जाएंगे तो वहाँ उन्होंने वो उसको बैरिकेड लगाए हुए हैं, और जो वहाँ के मकामी रिहायशी लोग हैं जिनको वो जानते हैं, जिनके शनाख्ती कार्ड, उनको जाने दिया जाएगा। लिहाजा मॉल रोड पे आप जो वॉक करते हैं या जो मुख्तलिफ साइट सीइंग है उस पर पाबंदी होगी, क्योंकि मकामी लोग वैसे जहाँ भी हो उनको वो मरी है उनके लिए वो टूरिज़म का एरिया ही है। लेकिन जो ख़ास टूरिज़म स्पॉट्स हैं, जो टूरिज़म की जहाँ फैसिलिटीज़ हैं, सूजो पार्क मरी का है, न्यू मरी की आपकी वो जो चेयर लिफ्ट्स हैं, केबल कार है, यहाँ पे बांसरा गली में केबल कार है, इसके अलावा जो आपका इधर बाड़ियाँ नथिया गली में जो जितनी भी टूरिज्म फैसिलिटीज़ हैं वो लॉक्ड होंगी। 12 लोगों की मूवमेंट पे तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो स्पेसिफिकली टूरिस्ट एरिया है वहाँ पे पाबंदी होगी, ताकि ये वबा जो है इसका कोई इस वक्त को मिस हैंडल ना हो जाए। बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब, आपने आगाह किया कि मरी में ख़ास तौर पर जो टूरिज़म एरिया है उसके हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं ईद के दिनों के लिए। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। नुज़ूल कुरान रमज़ानुल मुबारक की शब कदर को हुआ और ज़ुहूर पाकिस्तान भी 27 रमज़ानुल मुबारक शब कदर जुमअतुल विदा को हुआ। रमज़ान, कुरान और पाकिस्तान का ये जो ताल्लुक़ है ये महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसमें खालिक हकीकी की हिकमत अमली पोशीदा है, और ये मुल्क इस्लाम के नाम पर मार्ज़ वजूद में आया था। इसकी बुनियाद दो कौमी नज़रिया है। तख्लीक पाकिस्तान दुनिया के दूसरे ममालिक से कितनी मुनफरिद है, क्या दो कौमी नज़रिया आज भी ज़िंदा है, और पाकिस्तानियत क्या है, हम में कितनी ज़रूरत है पाकिस्तानियत को दोबारा उजागर करने की, किस तरह से जगाएं। अगर तो हम सो गए हैं, उस ख्वाब गफलत में वापस चले गए हैं, तो इसको अगर जगाने की ज़रूरत है तो इसका हल क्या होगा, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेनेटर जावेद जब्बार साहब, मुसन्निफ़ भी हैं, किताबें भी लिख चुके हैं, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हैं एक वक्त में। बहुत शुक्रिया जावेद साहब वक्त निकालने का। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम आपकी दावत का। जी जावेद साहब, आपकी किताब व्हाट इज़ पाकिस्तानियत हमारे साथ पढ़ी है, और बाकी भी इसके अलावा भी आपने बड़ी किताबें लिखी हैं, और बहुत सी किताबें आपकी पाकिस्तान से ही रिलेटेड हैं। अब ये बताएं, आज के दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, वो भी एक बड़ा मुबारक दिन था, और इस दिन की एक ख़ास बात ये भी है कि हमने अपना मुल्क पाया था, वतन पाया था। अब ये जो पाकिस्तानियत है ये है क्या? क्या है ये पाकिस्तानियत? क्या है जो हम दिल में महसूस करते हैं फख्र पाकिस्तान की होने के? एक तो वो है सबसे बड़ा एहसास, जो आंखों में आंसू आते हैं जब आप कौमी तराना सुनते हैं या हमारे परचम को देखते हैं। हम उन सारे मनाजिर को देखते हैं कि जिन हालात में ये सबसे अनोखा तश्कील दिया जाने वाला मुल्क और रियासत दुनिया की तारीख में उसने कायम किया अपने आप को। इससे हमें याद रखना चाहिए, बिलखसूस जो नौजवान नस्ल है और कुछ मुझ जैसे नौजवान भी, जिनको शायद याद ना रहे कि जिन हालात में ये मुल्क ने शक्ल इख्तियार की 1947 में, किसी और रियासत को उन मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा था। और जिन अनोखे अंदाज में हम पैदा हुए, दो हिस्से मुल्क के बटे हुए 1000 मील दूर एक दूसरे से, और बीच में एक ऐसा मुल्क जिसके रहनुमा कहते थे कि पाकिस्तान जो 6 महीने भी नहीं टिकेगा, और इसके ऊपर एक और बरादराना मुसलमान मुल्क अफगानिस्तान, जिसने ये एक अजीब व मशकूक किस्म का एजाज हासिल किया कि जब पाकिस्तान ने अपनी दरख्वास्त दी रुकनियत की अक़वाम मुत्तहिदा में अगस्त के आखिरी हिस्से में, तो एक ही रियासत ने मुखालिफत की और वो थी अफगानिस्तान। शुक्र है कि कुछ उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो एक ऐसी नई रियासत जिसके ऐन 2 पड़ोसी
नहीं चाहते थे कि ये रियासत रहे 6 महीने से ज्यादा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर बगैर किसी सहूलियात के, बगैर वो जराए के जिनका वायदा हिंदुस्तान की हुकूमत ने किया था, एक मुआहदे के तहत जो मुंतकिल होने थे दिल्ली से और हिंदुस्तान से पाकिस्तान को, वो नहीं दिए गए, बल्कि हमें तकरीबन 1 करोड़ मुहाजिरीन को अपनाना पड़ा और 10 लाख लोगों की जानें ज़ाया हुई तकसीम में, जो हंगामी हालात में लॉर्ड माउंटबेटन और कांग्रेस ने मुसल्लत किया पाकिस्तान पर। तो ऐसे गैर यकीनी के हालात में जिस हिम्मत और हौसले के साथ कायदे आजम की क़यादत और आम शहरी की एक ऐसी पुख्ता यकीन, एक अकीदा पाकिस्तान के तसव्वुर, चाहे वो मुसलमान हो गैर मुसलमान, मिलकर ये मोज़े को मुमकिन बनाया, तो उससे उभरा है ये जज्बा और एक तासुर मैं समझता हूं कि पाकिस्तानियत क्या है। फिर 71 की सानेहा की वजह से जब हिंदुस्तान की मदाखलत और हमारी बहुत बड़ी गलतियों की वजह से ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश, तो हमने दोबारा पाकिस्तान को एक नए सिरे से उजागर किया, उस तसव्वुर को, और गुज़िश्ता 40 साल से ज्यादा में इसे एक मुस्तकिल पुख्ता यकीन बना लिया है। एक बहुत बड़ा ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन जो बात आपने की वो बिल्कुल सही है कि जिस तरीके की जिद्दोजहद थी और जिस तरीके के हालात थे, तो वो जो आपकी किताब है उसका टाइटल बड़ा मुनासिब है और बहुत ही मौजू है कि यूनिक ओरिजिन्स और यूनिक डेस्टिनी। लेकिन इस यूनिक ओरिजिन वाली मुमलिकत के साथ और इस यूनिक डेस्टिनी वाली मुमलिकत के साथ हमने फिर किया क्या है? क्या वो पाकिस्तानियत अब हमारे अंदर नज़र आती है? क्योंकि हम जब देखते हैं हुकूमती निज़ाम की, तो वो भी हमें हर जगह डामाडोल नज़र आता है। हम जब देखते हैं कि मुआशी तरक्की के मैदान में, तो भी हमें लगता है कि नहीं, अभी हम सही परफॉर्म नहीं कर रहे। अखलाकियात अगर देखें, अखलाकियात देख लें, या अगर फाइनेंशियल मैटर्स देख लें, अभी आटा चीनी स्कैंडल देख लें, लोगों के नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े बुत बने हुए थे, वो यूं नजर आता है कि जी इन्होंने तो पता नहीं क्या खिलवाड़ किया है मुल्क के साथ। तो ऐसे में वो पाकिस्तानियत का जज्बा शायद कहाँ दब गया है, या उसके साथ क्या किया है हमने? देखिए, जहां पर न्यूज मीडिया और आप जैसे मुअज़्ज़िज़ मेज़बान जो प्रोग्राम पेश करते हैं, उनका एक बहुत पेशावराना फर्ज है कि जो अहम खबर है वो पेश करें, और यकीनन न्यूज़ मीडिया ने बहुत बेहतर और अच्छा रोल अदा किया है और करती रही है। लेकिन बड़े अदब के साथ एक गैर तवाज़ुन नजर आता है न्यूज़ मीडिया के पेश करने के अंदाज में, क्योंकि बहुत ज्यादा मनफी पहलू पर तवज्जो दी जाती है। अगर आप पूरे 70 साल का जायजा लें, तो जिन हालात में पाकिस्तान ने अपना सफर शुरू किया और जहां पर आज हम पहुंचे हैं, बावजूद उन सारी बुराइयों के और जो बहुत गलत किस्म के फैसले हुए और उनका असर जो अवाम पर हुआ और मुल्क पर हुआ, उसके बावजूद मैं समझता हूं कि कई एतबार से पाकिस्तान ने एक तो तरक्की की है बड़े मुस्बित अंदाज में, और साबित किया है कि अगर आप बहुत ही बड़े डिसएडवांटेज के साथ बेशक क्यों ना शुरू करें, आप उन गलतियों को या रुकावटों को उससे बालातर होकर आप एक बेहतर जिंदगी अपना सकते हैं। तो हर एतबार से आप ले लें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ले लें, बिजली का फैलाव ले लें, सड़कों की तामीर ले लें, स्कूल्स की तादाद ले लें, सेहत का मेयार ले लें, हर एतबार से गुज़िश्ता 70 साल में बहुत बेहतर हालात पाए जाते हैं आज 21वीं सदी में। यानी कि आप कह रहे हैं कि ग्लास आधा भरा हुआ देखा जाए, आधा खाली ना देखा जाए। हम ज़्यादातर यही करते हैं कि आधे खाली ग्लास को देखते हैं और उसका वावेला मचाते रहते हैं। क्या इसी वजह से ऐसा हुआ है कि अभी हम मतलब इस बात पर बड़ा अफसोस होता है कि बहुत सारे लोग आज, जिन्हें हम शायद बहुत इंटेलेक्चुअल समझते हैं, जानते हैं और इंटेलेक्चुअल कहते हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल अगर मैं कहूँ, वो लोग पाकिस्तान के ओरिजिन पर भी एतराज़ करते हैं, वो कायदे आज़म की ज़ात के रुतबे को भी कम करने की कोशिश करते हैं, वो दो कौमी नज़रिए पर भी सवालात उठाते हैं, पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के हवाले से ही वो सवालात उठाते हैं। ये कौन सी कौम हमारे अंदर एक पैदा हो गई है और इसका क्या किरदार है हमें नीचा दिखाने में, और इसको कैसे डील किया जाए? और इसमें अगर छोटी सी एक बात ऐड करूँ कि अगर हम दूसरी तरफ उस
मुल्क को देखें जो हमारे साथ ही ब्रिटेन से आज़ाद हुआ, ब्रिटिश राज से, हिंदुस्तान, तो वहां पर हमारा दिया हुआ दो कौमी नज़रिया अब ज़्यादा सामने आ रहा है कि भाई वो कहते हैं हम हिंदू कौम हैं और हम हिंदुस्तानी हैं, और वहां पर दो कौमी नज़रिया इम्प्लीमेंटेशन उनके मीडिया पर बहुत ज़्यादा नज़र आती है, लोगों में भी, सियासत में भी। हमारे यहाँ ज़रा कम नज़र आने लग गया। या देखिए, इसको कम से कम दो तरीके हैं ऐसे देखने के। एक कि अगर आप आज़ादी इजहार में यकीन रखते हो तो हमें तैयार होना चाहिए एक ऐसे मौक़िफ़ को सुनने के लिए और उसका एहतराम कुछ हद तक करने के लिए कि ये आज़ादी इजहार का हक इस्तेमाल किया जा रहा है। अब किस तरह ये डिटरमिन किया जाए कि ये आज़ादी बुनियादी रियासत की हकीकत के जड़ों तक पहुंचकर उसको क्वेश्चन करने की कोशिश की जा रही है, ये एक जानिबदारी, जिसे कह सकते हैं एक सब्जेक्टिव डिसीजन है। मैं तो चाहूंगा कि इनकी नीयत को हम शक ना करें जो लोग ऐसे बुनियादी सवाल उठाते हैं, और ये याद रहे कि पाकिस्तान एक ही मुल्क नहीं जहां पर इस तरह की दो बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ पाए जाते हैं। हिंदुस्तान में बावजूद इसके कि इस वक्त एक तंग नजर इंतहा पसंदी उरूज पर है, ये याद रहे कि गुज़िश्ता इलेक्शन में भी बीजेपी और हिंदू इंतहा पसंद जमातों को सिर्फ 37% वोट मिला है, यानी कि 60% से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने जिन्होंने वोट डाला उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ वोट डाला। तो ये गलती हम ना करें समझने की कि पूरी हिंदुस्तान की अवाम एंटी मुस्लिम हो गई है अलावा मुसलमानों के, ये नहीं दुरुस्त है। पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल्स का जिनका आपने जिक्र किया, बात से मैं शदीद इख्तिलाफ करता हूं, क्योंकि वो पाकिस्तान के वजूद के बारे में भी और खास तौर पर उनका फेवरेट टारगेट है अफवाज पाकिस्तान। मैं भी अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के कुछ तारीखी गलतियों की बड़ी शिकायत करता हूं, उस पर तनकीद करता हूं, उससे बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान को खुद एक ऐसे मनफी अंदाज में देखना, इससे हिम्मत बढ़ती है उन लोगों की जो पाकिस्तान के वजूद ही को मानने के लिए तैयार नहीं। और रही बात टू नेशन थियोरी की, दो कौमियतों का तसव्वुर, सबसे पहले तो हमें याद रखना चाहिए कि उस तसव्वुर में कोई मनफी एंटी हिंदू या एंटी मसीह बरादरी का पहलू नहीं था। वो सिर्फ ये एक हकीकत को तस्लीम करने का तरीका था कि मुसलमान और हिंदू दो बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के दीन और तौर तरीके और तहजीबों के हिस्से हैं। बावजूद इसके कि दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं कई शहरों में, कई इलाकों में, उसमें नफरत का पहलू नहीं था, न कायदे आजम के बात में और सोच में, न अल्लामा इकबाल के, न चौधरी रहमत अली के। लेकिन ये टू नेशन थियोरी के बारे में कुछ हमारे दानिश्वर कहते हैं कि क्योंकि मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया तो ये साबित हो गया कि टू नेशन थियोरी नाकामयाब साबित हुई। बल्कि मैं बिल्कुल उसके बरक्स कहता हूं कि जब मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ तो वो रियासत पाकिस्तान का उस वक्त के निजाम का रिजेक्शन, कौमियतें को अलग करने का रिजेक्शन नहीं था, क्योंकि बांग्लादेश ने ये नहीं कहा कि जी अब हम अलग हो गए हैं पाकिस्तान से, अब हमें मगरबी बंगाल के साथ मिला दें या हमें आप हिंदुस्तान का दोबारा। वो फख्र करते हैं, बांग्लादेशी के मुसलमान फख्र करते हैं कि वो मुसलमान हैं और मुसलमान रहेंगे। उनके आईन का एक चीज और बताइएगा। नहीं, ये मैं वजाहत कर दूं फिर खत्म करता हूं। लोग कहते हैं कि नहीं जी बांग्लादेश तो बड़ा सेक्युलर मुल्क है, बिल्कुल सेक्युलर होना में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनका आर्टिकल 2 उनके आईन का ये कहता है द स्टेट रिलीजन ऑफ बांग्लादेश इज इस्लाम, बट इक्वल रिस्पेक्ट विल बी पेड टू अदर रिलीजन। यानी कि रियासत का ऑफिशियल मजहब इस्लाम है, तो बांग्लादेश भी तस्लीम करता है। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं सर कि नेशनलिज्म या पाकिस्तानियत, अगर हम पाकिस्तानियत की बात करें तो पाकिस्तानी नेशनलिज्म इज लिंक्ड विद इस्लाम,
हम कह सकते हैं रिलीजन और नेशनलिज्म का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि नेशनलिज्म को दीन से दूर रखें, रिलीजन को शामिल ना करें। नहीं, देखिए, मैं इससे एक क्वालिफिकेशन के साथ इत्तेफाक करूंगा। आप जैसे देखेंगे पाकिस्तानियत में मैंने 41 एलिमेंट्स अनासिर की शिनाख्त करने की कोशिश की है, जिसमें 30 मुस्बित पहलू हैं हमारी शिनाख्त के, और क्योंकि इंसान की फितरत में कुछ मनफी पहलू भी होते हैं, तो बदकिस्मती से, लेकिन ये तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तानियों में कुछ 11 ऐसे अनासिर हैं जो मनफी हैं। जो मुस्बित हैं उसमें एक बड़ा अहम हिस्सा है कि आपको मुसलमान होना जरूरी नहीं है कि वो आप अच्छे पाकिस्तानी हों। बहुत अच्छी बात है कि आप 97% मुसलमानों का हिस्सा हों, लेकिन वो बेचारे 3% जो गैर मुसलमान हैं वो इतना ही हक रखते हैं पाकिस्तानी होने के जितना के मुसलमान। क्योंकि अगर आप आखिरी चीज सिर्फ मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सिर्फ आखिरी चीज ये पूछना चाहूंगा कि एक और कंपैरिजन किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात हो रही है, कि लोग कहते हैं कि वहां पर हिंदुस्तान में लोगों में ज्यादा हिंदुस्तानियत है और पाकिस्तान में लोगों में उसके मुकाबले में जरा कम पाकिस्तानियत है। क्या ऐसा है? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, जब एक इंतहा होती है ना, और वो खुदा ना खास्ता ना हो दोबारा जंग की कैफियत होती है, हमारे सरहदों के तहफ्फुज़ की कैफियत आती है, नौबत आती है, तो सारे पाकिस्तानी मुत्तहिद होते हैं। चाहे वो 65 की जंग हो या पिछले साल जब हिंदुस्तान ने हमला करने की कोशिश की आजाद कश्मीर पर, तो उस पर कोई इख्तिलाफ नहीं पाया जाता। नंबर 1। नंबर 2, खेल के मैदान में माशाल्लाह जब क्रिकेट का वक्त आता है तो क्या जोश और जज्बे से सारा मुल्क इकट्ठा होता है। तीसरा, कई ऐसे उमूर पर पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ यकजहती महसूस करना, फख्र करना, एक दूसरे का लिहाज करना और बहुत बड़े दिल से खैरात देना, कोई मोहताज को ना बर्दाश्त करना, उनकी मदद करना, कोई भूख से मरने की कैफियत ना सामना करना पड़े, ये बड़ी मुस्बित पहलू हैं पाकिस्तानियों के, और जो हम सबको एक ही उम्मा में एक सेंस में जमा करते हैं। आखिर में क्विकली बस जाते जाते जावेद साहब, ये भी आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि हम जब बड़े हो रहे थे तो हमारे दादा बिठा के हमें पार्टीशन की कहानियां सुनाते थे कि जालंधर से ट्रेन निकली थी और फिर हम बड़े छुप के और सब घर वालों को हमने कहा कि आप बक्से उठाओ और खामोशी से निकलना है क्योंकि वो ट्रेन जा रही है पाकिस्तान की तरफ, और इस तरह की कहानियां सुनाते थे। तो हमें वो जोश आता था और वो जो आंखों में आंसू आने की बात की कि जब आप अपने परचम को लहराते हुए देखते हैं तो आपकी आंखें नम हो जाती हैं, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, अल्फाज आपकी जबान से अदा नहीं हो रहे होते। तो ये जो चीजें हैं, अब आज की आने वाली नस्ल, अगर कोई शख्स आज पैदा हुआ है तो जाहिर है हमारे दादा नाना, जाहिर है वक्त के साथ वो लोग हैं जिन्होंने खुद ये आंखों से अपनी ये चीज देखी और अब वो गुजरते जा रहे हैं। तो कितना जरूरी है कि हम अपने बच्चों को अभी भी वो कहानियां सुनाते जाएं और उनको बड़ा होते हुए ये बताएं कि किस तरह से पाकिस्तान हासिल हुआ था। वाकई में बहुत जरूरी है हर साल याद करना और इस पाकिस्तान के अनोखी नौइयत के बारे में उनको समझाना और इल्म फराहम करना, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ रिवायती तौर पर नहीं कि जी 14 अगस्त और 23 मार्च और 25 दिसंबर को कायदे आजम को याद करना, बल्कि कुछ जो बहुत ही मुनासिब और दिलचस्प तफसील है उसमें जाना। मसलन ये लफ्ज जो पार्टीशन है, दुरुस्त है कि पंजाब और बंगाल को पार्टीशन किया गया, लेकिन पार्टीशन से ऐसा एहसास दिया जाता है जैसे कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के हिस्सा था और उसे अलग कर लिया गया, पार्टीशन किया गया, जबकि बिल्कुल ये गलत है। हिंदुस्तान कभी भी एक आजाद रियासत आजादी से पहले नहीं थी। यक वक्त अगस्त 1947 में दोनों नई रियासतों ने जन्म लिया। लिहाजा ये लफ्ज पार्टीशन ना इस्तेमाल करें, आजादी का वक्त कहें, क्योंकि सही मायनों में हमने नौ आबादियत के दौर में बरतानवी हुक्मरानी से आजादी हासिल की और उस आजादी में उतना ही हिंदुस्तान शरीक है जितना कि हम। सिंध नहीं तकसीम हुआ, बलूचिस्तान नहीं हुआ, फ्रंटियर प्रोविंस पार्टीशन नहीं हुआ। और ये भी याद रहे, कायदे आजम ने पार्टीशन की मुखालिफत की थी। उन्होंने कहा था कि हम हैं कि बड़ी तादाद में गैर मुसलमान भी पाकिस्तान के शहरी रहें, लिहाजा वो चाहते थे कि पूरे का पूरा पंजाब और बंगाल जहां मुसलमानों की अक्सरियत थी वो पूरे पाकिस्तान का हिस्सा बने।
लेकिन ये बरतानिया और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप नहीं चाहती थी कि मुसलमानों की हुक्मरानी में हिंदूज भी रहें। ये उनकी तंग नजरी थी, तो इसीलिए मजबूर हुआ पाकिस्तान के पार्टीशन को तस्लीम करना। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद जब्बार साहब। और आपको भी पाकिस्तान डे एक मरतबा फिर मुबारक, क्योंकि आज भी हम पाकिस्तान डे मना रहे हैं। 27 रमजानुल मुबारक है और पाकिस्तान आज के दिन हमने हासिल किया था। आपकी दावत का शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेहरबानी। वाकई बड़ी अहम बातें हैं, ये वो बातें हैं जो हमें वक्तन फवक्तन करनी चाहिए, हर बच्चे और को क्लैरिटी के साथ बतानी चाहिए, ताकि अपनी जो एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे बहुत सारे लोगों में डेवलप हो गया है वो खत्म हो जाए। बहादुरी से पाकिस्तान को हासिल किया था, कुर्बानियां दी हैं, खून बहाया है अपने लोगों का हमने। बिल्कुल, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे पे जाते जाते हम कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक रमज़ान, और हमें एक मरतबा फिर खुशामदीद। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है शब कद्र, और इस रात को 1000 महीनों से अफजल करार दिया गया है। ये वो रात है जिसे खुद कुरान ने लैलतुल क़द्र कहा है। अब इस रात की फजीलत क्या है, शब कद्र क्या 27 रमज़ानुल मुबारक को ही होती है, और ये रात हमें क्यों अता की गई, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मजहबी स्कॉलर राजा ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। राजा साहब, ये जो बात है कि ताक रातों में इसको तलाश करना चाहिए लैलतुल क़द्र को, लेकिन फिर उसके बाद भी ये राइज हो गई ये बात कि 27वीं शब कद्र होती है, और ये इस तरह की जो बात है ये कैसे आई? क्या 27वीं के बारे में हमें कुछ ज़्यादा रिवायात मिलती हैं, या फिर इक्वल ही ट्रीटमेंट है और तमाम ताक रातों का? और फिर ख़ास तौर पर जो 29वीं शब होती है वो तो बिल्कुल ही मुझे लगता है इग्नोर हो जाती है, क्योंकि वो चांद रात होती है, कभी और वो चीज़ें आ जाती हैं, वो तो सारी उसका तो लैलतुल क़द्र वाला जो है वो हम शायद सोच भी नहीं रहे होते कि ये भी उनमें से एक है। असल में बात यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बता दिया था कि लैलतुल क़द्र किस रात को है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अभी सहाबा को बताने जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्होंने 2 लोगों को झगड़ते हुए देख लिया, और आपने फिर ये बात इरशाद फरमाई कि मुझे बताया तो गया था, लेकिन तुम लोगों के झगड़े की वजह से मैं वो भूल गया हूँ, और अब मुझे वो नहीं याद कि वो कब हुआ। और इसमें पता चला कि मुसलमानों की जो डिसयूनिटी है उसकी वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो उठ जाती हैं, यानी इतनी अहम चीज़ें निकल जाती हैं। तो इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत ही है। बहरहाल वो भी मैं उस पर ज़रा गौर बताऊंगा कि क्यों इसमें क्या हिकमत हो सकती है। इसमें हिकमत तो ज़रूर आप बताइएगा, लेकिन क्या इसके अंदर ये नुक्ता भी कहीं से पोशीदा है कि अगर नबी को अल्लाह ताला की तरफ से एक बात एक मरतबा बताई गई और किसी वजह से वो उनके जहन से निकल गई, तो उनकी हया का ये आलम है कि उन्होंने दोबारा वो बात जानने की कोशिश नहीं की। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उन्होंने इस बात पे बस राजी हो गए कि अल्लाह की मर्जी से ही हुआ ना, क्योंकि जो कुछ होता है वो अल्लाह ताला के इज़्न से ही होता है। तो उन्होंने इस पे बस वो जो है ना राजी हो गए। और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जब बताया कि ये मुझे मालूम है कि वो रमज़ान की आखिरी 10 रातों में है, और बाज़ हदीस में फिर उन्होंने जिक्र किया कि वो रमज़ान की जो ताक रातें हैं उसमें उनको तलाश करना। तो इसलिए हमारे यहाँ मतलब 21वीं की रात या 23वीं या 25वीं या 27वीं 29वीं ये सारी रातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाज़ सहाबा की राय मौजूद है कि उन्होंने कहा कि जी हमें लगा कि 27वीं को हुआ। अच्छा, अब इसमें भी उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है कि क्या वो हर साल एक ही रात को होता है या हर साल बदलता है। तो बाज़ उलमा के नज़दीक ये बात है कि वो हर साल बदलती है, मतलब कभी 23वीं को हो रही है, कभी 27वीं को हो रही है। फिर कुछ अहादीस में निशानियाँ बताई गई कि 27वीं की रात को पहचानेंगे कैसे, लेकिन उसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह कि आप रात को नहीं पहचानेंगे, आप अगले दिन सुबह को पहचानेंगे। अच्छा, तो वो आप इस तरह पहचानेंगे कि जो सुबह होगी अगले दिन की, उसके बारे में आता है कि सूरज की जो चमक है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी जिस तरह आम हालात में होती है, और फिर ये कि उसमें एक प्लेजेंट होगा, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होगी, गर्मी भी इतनी नहीं होगी, एक बड़ा अच्छा सा मौसम होगा, ठंडी हवा होगी, मतलब इस किस्म का एक। तो ये तमाम बातें जो है वो सही अहादीस में बयान की गई हैं कि अगले सुबह जो है वो कैसी होगी। बल्कि मैं इसमें कैफियत से भी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं या नहीं, जो इबादत गुजार है शख्स उस वक्त, देखिए कैफियत से भी कोई अंदाजा हो जाएगा, मतलब वो खुद कह सकेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि आज की रात थी, या आप गालिब गुमान तो कर सकते हैं लेकिन श्योरिटी से आप नहीं कह सकते। हो सकता है आपको गुमान हुआ हो, आपको फीलिंग भी आई हो, आप दुआ भी करें कि अल्लाह मेरे लिए फिर यही बना दे, क्योंकि उस दिन आपने दिल से इबादत भी की हो, आप गिड़गिड़ा के रोए भी हों, तो आपको फीलिंग ऐसी आई हो, लेकिन हो सकता है कि वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो इसलिए वो सुबह के टाइम लोगों ने, मैंने देखा पिछले सालों में कुछ लोगों ने ना सुबह उठ के जहाँ पे जरा सूरज क्लियर था वहाँ पर उन्होंने पिक्चर खींच के नेट पे डाली भी बाकायदा, कि हमें लगा कि इस रात को ये 27वीं की रात बनती है,
बेस्ड अपॉन द एविडेंस। तो इसके बारे में कुछ स्कॉलर्स का बड़ा इंटरेस्टिंग ओपिनियन है, वो ये कि चूंकि ये रात बड़ी अहम है और अहम होने की वजह यह है कि इसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, कि इसमें जिब्रील अमीन और बाकी फरिश्ते नाजिल होते हैं। तो सुभान अल्लाह, वही जिब्रील अमीन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लाया करते थे, वो हमारी दुनिया में नाजिल होते हैं और वो आते हैं तो कितने बड़े एजाज़ की बात है। तो और इतने ज़्यादा फरिश्ते नाजिल होते हैं कि बाज़ उलमा ने लिखा कि जो सूरज के मध्यम होने की वजह है वो ये कि जब फजर का वक्त होता है और ये फरिश्ते वापस अल्लाह की तरफ जा रहे होते हैं, तो ये जो है ना, मतलब सूरज के और हमारे बीच में एक फिल्टर क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो लाइट है वो डिम हो जाती है। सो वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि बात बाकी है नहीं, बात की ये राय मैंने आपके सामने जिक्र किया है। लेकिन बहरहाल इसके बारे में भी उलमा में इख्तिलाफ पाया जाता है कि जो रमज़ान का महीना है, ये महीना बजाते खुद बड़ा ख़ास था और इसमें कुरान नाजिल हुआ, या रमज़ान का महीना आम महीना था, कुरान नाजिल हुआ तो ख़ास हो गया। बिल्कुल, क्योंकि कुरान मजीद इस महीने में नाजिल हुआ, बल्कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र की रात में अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने कुरान को नाजिल किया। तो इसलिए लैलतुल क़द्र बड़ी ख़ास हो गई और उसकी वजह से पूरा रमज़ान का महीना बड़ा ख़ास हो गया। तो हमारे लिए तो बहुत ही बरकत की बात है, सादत की बात है कि हमें ये महीना नसीब हुआ, इबादत का वक्त मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अच्छा, अब इसकी इस रात की फजीलत उस तरह से क्या है कि इसकी वजह क्या थी इस रात को बनाने की अल्लाह ताला की तरफ से? देखिए, कुरान मजीद जिस रात में नाजिल हुआ ना समा दुनिया पे, क्योंकि आपको पता है कि कुरान मजीद वैसे तो दर्जा बदर्जा नाजिल हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आया करती थी, कभी घर में आ रही है, कभी मैदान जंग में आ रही है, कभी किसी मौके पर भी आ रही है। तो कुरान मजीद जो है वो कुल्ली तौर पर नाजिल हो गया समा दुनिया के ऊपर, जो फरिश्ते हैं वही के फरिश्ते, उनके पास ये समझे कि डाउनलोड हो गया, समा दुनिया तक पहुँच गया। अब यहाँ से अल्लाह ताला ने इंस्ट्रक्शन दी कि अब जो है ना, ये वक्तन फ़वक्तन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत के जितने भी साल हैं, इनमें ये आहिस्ता आहिस्ता दर्जा बदर्जा नाजिल होता रहेगा। और इसके पीछे भी बड़ी हिकमतें हैं कि अगर वो कुरान एक साथ नाजिल होता तो शायद वो इम्पैक्ट क्रिएट ना होता, और चूँकि वो मौके की मुनासिबत से नाजिल हुआ तो उसका फ़र्क पड़ता है। और ये मेरा ख्याल है आप लोग मीडिया के लोग बड़े अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो चीज़ ट्रेंड कर रही होती है ना, उसके ऊपर बात करने से बात में असर पड़ जाता है। जो चीज़ ट्रेंड नहीं कर रही, आप उसके बारे में बातें शुरू कर दें, लोग तवज्जो नहीं देते। तो अब देखिए, मैदान मिसाल के तौर पे एक जंग हुई है, जंग बदर हुई, मुसलमानों को कामयाबी हुई। अब जो आयात आएंगी उनका ताल्लुक होगा विक्ट्री से होगा, लेकिन विक्ट्री में भी हम्बल रहना। फिर जंग ओहद पे जो आयतें उसके बाद जो नाज़िल हुई, मुसलमान डीमोरलाइज हुए हैं, डीमोटिवेटेड हुए हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला अब जो आयतें आ रही हैं वो उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हैं। तो इस एतबार से, क्योंकि वैसे भी इंसान जब अपनी प्रोग्रेस कर रहा होता है तो ऐसा नहीं होता कभी भी कि उसको एक ही रात में पूरा कुरान आप हजम करवा दें। अब शराब की हुर्मत का हुक्म आया, लेकिन कितना दर्जा बदर्जा आया कि पहले एक सोसाइटी को चेंज करना है ना, आपने पूरे माशरे को तब्दील करना है। तो ये नहीं कि कल से ही आप मुफ्ती, अल्लामा, हजरत, मौलाना बन जाए, नहीं, आराम आराम से कहा गया इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, अब इसको छोड़ो। और इसीलिए मक्कन कुरान जो है, अगर आप उसको देखें तो उसमें ज़्यादातर जो आयात आपको मिलेंगी वो अल्लाह ताला की मारिफत से रिलेटेड है, अल्लाह कौन है और क़यामत के मनाजिर से उनका ताल्लुक है और अकीदे से ताल्लुक ज़्यादा है। मदीना में जब आप आते हैं तो वहाँ पे आपको अहकाम मिलेंगे, तलाक के मसाइल, निकाह के मसाइल, जो ना वरासत के मसाइल और दीगर जो सूदी कारोबार, मतलब इन सारों की डिटेल आपको मिलेगी मदीना के अंदर। सो ये उसकी हिकमतों में से एक चीज़ है। जो बात हो रही थी कि इस रात को क्यों दिया गया लोगों को, तो क्या हम उस वाक़े की तरफ इशारा कर सकते हैं कि जिसमें सहाबा कराम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमारे से पहले जो लोग थे उनकी तो बड़ी बहुत ज़्यादा उम्रें होती थी और वो उम्रें इतनी थी कि वो तो इबादतें भी ज़्यादा करते थे, हमारी उम्रें तो बहुत कम है, तो फिर उन्होंने इस रात के हवाले से बात की थी। जी बेशक, ये बिल्कुल हमारे लिए देखें बहुत बड़े ऑनर की बात है कि अल्लाह ताला ने अगर पिछली कौमों को लंबी उम्रें दी थी तो हमें एक ऐसी रात दी है। और इसके बारे में बाज़ उलमा ने भी बहुत कुछ लिखा कि देखो तुम्हारे लिए कितना बड़ा अल्लाह का एक रहमत और करम है कि तुम्हें एक ऐसी रात दी जा रही है जो 1000 महीने से बेहतर है। 1000 महीने से बराबर नहीं है, बेहतर है। यानी 1000 महीने का मतलब है 83 ईयर्स प्लस। तो 83 ईयर्स से बेहतर कितनी है? 100 ईयर्स, 200, 4 मिलियन, हमें तो नहीं पता, जैसा गुमान करें वैसा जैसा करेंगे एग्जैक्टली। तो आप अगर इस एक रात को पा लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पूरी ज़िंदगी भर की इबादत से ज़्यादा है। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप लैलतुल क़द्र की रात में 10 रुपया दे देते हैं किसी को, ठीक है, तो वो 10 मल्टीप्लाइड बाय पूरी ज़िंदगी आप कर लेना तो वो उतना आपने अजर
इकट्ठा कर लिए। तो अब वो जो हिकमत मैं कह रहा था ना कि अब रात छुपी हुई हमें पता नहीं, तो देखिए जो बंदा तो वाकई सिंसियर है वो इस रात को ढूंढ लेगा, क्योंकि उसको पता है कि 10 की 10 रातों में मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी तो इख्तिलाफ है ना कि पोपल साहब को फॉलो कर रहे हैं या सऊदीया को फॉलो कर रहे हैं या पहले आ रही है, एग्जैक्टली। तो इतना जो इख्तिलाफ उम्मत में हुआ है, तो अब कोई कह रहा है जी हमारी तो परसों थी, हमारी आज थी, हमारी कल थी, तो उसमें आप क्या करें। तो मेरा मशवरा लोगों को ये होता है कि आप 10 की 10 रातों में इबादत करें तो गारंटीड है कि आपको लैलतुल कदर की रात मिल गई है। और अगर आप छोटी छोटी इबादत भी इस रात में जरूर करें ना, तो इंशाल्लाह देखिए जिस रात में भी अगर आपको लैलतुल कदर मिल गई तो आप माशाल्लाह आपके तो वारे न्यारे हो गए, क्योंकि आपकी तो लॉटरी निकल आई ना, क्योंकि आपको तो वो 83 ईयर्स से भी ज्यादा की इबादत का सवाब मिल गया। बजाय कि बंदा ये समझे कि 27वीं को इबादत करेंगे, 25वीं को हम लोग शॉपिंग मॉल में होंगे, 26वीं को हम लोग जो है ना बाहर वो जो है ना अपना ऑल यू कैन ईट वो जो है ना उस पर खाएंगे, बुफे खाएंगे, और फलां दिन को फलां करेंगे। तो इसको करने से बेहतर ये है कि बराए मेहरबानी 10 ही रातें थोड़ी सी मेहनत कर लें, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, रेकमेंडेड इबादतें कोई आती हैं हमारे सामने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, या फिर ये मामला ओपन है कि आप तिलावत करना चाहें, नमाज नवाफिल पढ़ना चाहें, फ़राइज़ पूरे करना चाहें? जी देखिए, जो रेकमेंडेड एक्ट्स ऑफ वर्शिप है उसमें एक तो आपकी नमाज तरावी है। तो अगर आप तरावी मस्जिद में नहीं भी पढ़ सकते तो ये एक नफली इबादत है, घर में भी पढ़ सकते हैं, घर में जमात भी करा सकते हैं। हदीस मुबारक में आता है कि जो शख्स भी इमाम के साथ शुरू करता है और इमाम के साथ ख़त्म करता है उसको पूरी रात की इबादत का सवाब मिल जाता है। अब सुनिए जरा गौर से, जो भी इमाम के साथ तरावी शुरू करेगा, इमाम के साथ खत्म करेगा। अच्छा, ये नहीं कि इमाम साहब अभी जा रही हैं, आप बीच में से निकल गए, ऐसे नहीं। इमाम के साथ शुरू करें, इमाम के साथ खत्म करें, आपको पूरी रात की इबादत का सवाब मिल जाएगा। अब चाहे इमाम साहब ने घंटे में तरावी खत्म कर दी, आपको तो पूरी रात का सवाब मिल गया। उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप तिलावत कुरान करें, आप जिक्र करें, आप उसी रात को फैसला करें भाई ये थोड़ा बहुत सदका खैरात मैं साइड पे कर रहा हूँ, सुबह में दे दूंगा। फैसला आपने रात में किया, रात में आपने फैसला किया, सुबह को आप किसी को दे देंगे। और इसी तरह से एक दुआ है जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई कि सईदा आयशा को, कि जब अगर तुम ये रात पालो तो ये दुआ करना कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, कि ए अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तुझे माफ़ करना पसंद है, मुझे माफ़ कर दे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये दुआ मांगनी चाहिए इंशाल्लाह इस रात में। सही। अच्छा, ये जो दुआ है उसके अलावा एक और दुआ है जो हम तरावी के दरमियान भी पढ़ते हैं, जिसमें आखिर में आता है अल्लाहुम्मा के अजरनी फिन्नार। तो वो दुआ जो है वो उसकी सनद इतनी सही नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप जो मसनून 100% उसी के साथ जो है ना वो करें। और बाकी तो वैसे तो दुआएं आप बेशुमार मांगे, मैं तो बल्कि जो है ना ये रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों को कि आप लोग बेशक एक पेपर लेके ना उस पर लिख लिया करें कि मैंने मतलब अपने लिए दुआएं मांगनी है, अपने फैमिली के लिए मांगनी है, अपने फ्यूचर के लिए, करियर के लिए, आखिरत के लिए, उम्मत के लिए, कौम के लिए, ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए दुआ करनी बेशक बिल्कुल। हमारी बड़े देखें ना, ये भी पाकिस्तान के जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ों से नवाजा, उनमें से एक चीज़ ये भी है कि 27वीं रमज़ान को जो है ना वजूद में आया। तो अब मुल्क और कौम के लिए दुआ करें, थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बने, बजाय कि हर वक्त कौम से लेने के बजाय ना कुछ देने वाले भी बने ना। और कुछ नहीं तो दुआ पे कौन सा टैक्स लग रहा है आपका, दुआ तो दे सकते हैं ना, या इस पे भी टैक्स है, तो इस पे तो टैक्स नहीं है, तो दें इंशाल्लाह, दुआएं दें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया राजा साहब, वक्त दिया आपने। और वाकई बड़ी अहम बात है कि जो शब कदर है इसकी फ़जीलत हमारे सामने है, इसका अजर हमारे सामने है, इसका सवाब हमारे सामने है। बस ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि हम अपने आप को उस रात की इबादत में बस मगन कर लें और दुआओं में मगन कर लें, और ये यकीन रखें कि वो इबादतों को कबूल करने वाला और दुआओं को कबूल करने वाला है। एक छोटी सी ब्रेक हम लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक रमज़ान, और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद शिफा आपकी तमाम जो सुस्ती थकन है वो दूर कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको लेकर जाता हूँ कराची और आयशा से मिलवाता हूँ। आयशा आज क्या पका रही हैं? अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आज मैं क्या बना रही हूँ उससे पहले मैं ये बताती हूँ पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान से जो बाहर पाकिस्तानी उन सबको मुबारकबाद दूंगी, क्योंकि आज पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, 27वां रोज़ा है, और हमें अल्लाह मियां ने 27वें रोज़े को जी बिल्कुल बहुत बहुत मुबारक, खैर मुबारक। तो आज अच्छा खुशी का दिन है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी चाहिए दस्तरखान में। तो अफ्तार मज़ेदार भी का किचन आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आता है। आज भी मैं बहुत मज़ेदार रेसिपी लेके आ रही हूँ, आप उसे रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं और ईद पे भी ट्राई कर सकते हैं। हांडी तो बहुत लोगों की फेवरेट होती है, वाइट हांडी खाने जाते हैं या वो लाल हांडी खाने जाते हैं। तो आज जो हांडी का मैं बहुत ही अच्छा फ्लेवर बना रही हूँ, चिकन तंदूरी हांडी। चिकन तंदूरी हांडी, वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो उसके लिए तो तंदूर होना चाहिए आपके पास। इसे बनाने के लिए
जी, इसे तंदूरी मसाला लगाऊंगी और इसे फिर मैं ग्रिल करूंगी और अलग से हांडी तैयार करूंगी, तो ये हो जाएगा तंदूरी हांडी। आगाज कीजिए फिर। अच्छा, इसे बनाने के लिए सबसे पहले जी मैंने सब रोस्टों की चिकन ली है जो कि हांडी कट है और बहुत प्यारे से उसके पीसेस हुए हुए हैं, साफ सुथरा है। पैकेट खोला हमने और डाला और आसान से हो गया। मैं कहती हूँ ना, जब भी सब रोस्टों घर लाए, अफ्तार और सहर के दस्तरखान को सजाएं, तो बिल्कुल इसी तरह हमारी चीज़ें बिल्कुल हमें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन को जो कि हमने ली है 1 kg का पैकेट, उसके इस तरह से छोटे छोटे पीस हुए हुए हैं। अब हम इसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगे, क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इसमें सिरका 2 खाने के चम्मच। सिरका लगाने से क्या होता है कि चिकन अंदर से सॉफ्ट रहती है। जैसे कि आप जब क्योंकि बोनलेस चिकन होती है ना, ऊपर तो मसाला कोड हुआ होता है, लेकिन जब अंदर से आप उसे तोड़ते हैं तो खुश ड्राई सी होती है। तो सिरका डालने से क्या होगा कि अंदर से भी जूसी और सॉफ्ट रहेगी। तो सिरका जो है वो काम करता है अपना। इस तरह से हम यहाँ डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच हमने लिया हुआ है। साथ हम इसमें तंदूरी मसाला, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा कलर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हम शामिल कर देते हैं 2 भर के हमने चम्मच शामिल किए हैं। साथ इसमें जाएगा कुटा हुआ जीरा, कुटी हुई काली मिर्च जो उसे बहुत अच्छा टेस्ट देगा। साथ हम इसमें लेमन जूस शामिल कर रहे हैं, थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे, खट्टा बनाएंगे। और इसमें हम शामिल करेंगे अजवाइन एंड देन हम इसमें शामिल करेंगे दही लगा के हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और ये जो हम तंदूरी मसाला बना रहे हैं वो ऑल में तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब इसे अच्छी तरह लगा के रख देंगे। इसमें हम दही शामिल करते हैं, कितने हम अच्छे बच्चों की तरह सुन रहे हैं दही ले लेंगे। आपको जी, आज आप बहुत खामोशी से सुन रहे हैं और कुछ मतलब मुझसे सवाल भी नहीं कर रहे थे, खामोशी से। रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी। हम ज्यादा तंग नहीं करना चाह रहे। डिश आपने बड़ी मजेदार बनानी होती है, हाँ, और फिर आपने खानी भी होती है, तो हम नहीं चाहते। वक्त कम होता है, लेकिन आज जो है वो क्लास में नई टीचर आती है तो बच्चे होते हैं ना जरा नॉटी, शरारतें करते हैं, फिर आखिर में टीचर उनको पसंद आ जाती है, तो फिर वो कहते हैं कि चलो भैया अच्छे बच्चे बन के बैठ जाओ। तो बस आज खामोशी से सुन लिया जाए। तो यानी मैं पसंद आ गई हूँ आप लोगों को ना। आप ये कहना चाह रहे हैं, यानी शुरू में आप लोग मुझे तंग करा करते थे कि चलो नहीं आइए, वक्त की कमी है, पूछो, वरना तंग करने का जज्बा तो अभी भी मौजूद है। उस जज्बे को जगाएं मत। असल में वक्त की कमी होती है ना, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि डिश में खलल ना हो। ठीक है, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जगाना चाहती और मैं अपना काम करती हूँ। यहाँ मैं ले रही हूँ मिज़ान कनोला ऑयल, जो इंसानी सेहत के बुनियादी असूलों को मद्देनजर रख के तैयार किया जाता है। विटामिन ए, ई और डी शामिल है, और साथ ही इसमें आप इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि खाना बहुत लाइट बनता है, भारीपन महसूस नहीं होता, जल्दी हजम हो जाता है। तो अच्छे ऑयल का इंतखाब कीजिए। इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत अच्छा ये बनाता है आपके, तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि आजकल की ज़रूरत बन गया है। यहाँ पे हमने ग्रिल पैन ले लिया है और 2 से 3 खाने के चम्मच हमने ऑयल शामिल कर दिया है। सिर्फ हमें ग्रिल करनी है चिकन। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका हांडी का मसाला किस तरह से तैयार होगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप चिकन का कितना अच्छा कलर आ गया है, क्योंकि हमने तंदूरी मसाला शामिल किया। अगर तंदूरी मसाला ना हो और आपके पास चिकन टिक्का मसाला हो तो थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दें, क्योंकि उसमें कलर थोड़ा कम होता है। तो ये इस तरह से तो चिकन मसाला लगा दिया है और ऑयल भी गरम में मतलब एक एडेड स्टेप डाल दिया आपने। नहीं, इस तरह से नहीं बनती, वो आम हांडी बनती है ना। ये तो आज तंदूरी चिकन तंदूरी हांडी है, तो उसके लिए बिल्कुल अलग रेसिपी है, बिल्कुल अलग चीजें हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगी ना कि हांडी में किस तरह जाएगी। इसे बिल्कुल हमें ड्राई आम हांडी जो बनती है ना, उसमें क्या होता है, मसाला डालते हैं, चिकन डालते हैं और हांडी तैयार, और क्रीम वगैरह शामिल की वो तैयार। लेकिन जो तंदूरी हांडी होती है, इसे ग्रिल करना ज़रूरी होता है। इस पे ग्रिल के निशान आते हैं, टेस्ट आता है एक अलग से। आप देखें ना, अगर कोई चीज़ ग्रिल करते हैं उसका अलग टेस्ट होता है, अगर आप किसी कढ़ाई में किसी चीज़ को बनाएंगे उसका टेस्ट अलग होता है। देखिए तो ये तो होता रहेगी हमारी चिकन ग्रिल। सोचते हैं कि ये तंदूर में पका या ये ग्रिल पैन पे पका, ये फ्राइंग पैन पे पका, खाना होना चाहिए। लेकिन असल टेस्ट बहुत अहमियत रखता है किसी भी चीज़ को, टेस्ट ही अहमियत रखता है, टेस्ट बहुत अहमियत रखता है। हाँ जी, क्योंकि आप अगर किसी एक हांडी किसी रेस्टोरेंट में जाके खाएं, फिर किसी दूसरे में खाएं, बिल्कुल अलग अलग मुख्तलिफ होती है। सबकी अपनी सिग्नेचर डिश होती है और उसका अलग अलग टेस्ट होता है। तो वो टेस्ट को अलग अलग बनाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। तो ये हांडी वाली जो ये तंदूरी हांडी है, तो उसको इसी तरह ग्रिल करके इसकी चिकन बनाई जाती है और इसकी हांडी का मसाला अलग बनाया जाता है। तो उसको बनाने के लिए मैंने क्या किया है,
कुछ काम मैं घर से करके आई हूँ, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं ना टाइम की कमी है, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करके आई हूँ। लेकिन यहाँ पे फिर मैं मिजान कनोला ऑयल फिर दोबारा शामिल करती हूँ। ठीक है, आप मिजान कनोला ऑयल डालें, उसके बाद जो इसके प्रोसेस है ना वो हम आपसे पूछते हैं। एक हमारे साथ कॉलर हैं, इमरान साहब हैं दुबई से। अस्सलाम वालेकुम इमरान। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल हमेशा की तरह खूबसूरत, एनर्जेटिक, यंग, टैलेंटेड। और बताएं, और किस तरह मैं अपना तारुफ करवाऊं आपसे? इमरान भाई, क्या आप ये अल्फाज बर्दाश्त न कर सके? इमरान साहब, उन्होंने कहा बंद करो, उन्होंने कहा बंद करो, ये बात सुनने वाली नहीं है। बहुत तारीफें कर ली आयशा, वो उन्होंने मुझसे पूछा आप कैसे हैं, तो मैंने बता दिया। और सच बोलो तो लोगों को बुरा लग जाता है, फोन बंद कर देते हैं लोग। ये क्या बात? जी आयशा, तेल डाल लिया आपने पैन में? जी चले, यहाँ पे मैंने, हाँ जी, वो गरम हो रहा है। गरम होते ही हम डालेंगे दालचीनी और छोटी इलायची, ताकि इसका अच्छा सा अरोमा आए, बहुत अच्छा सा टेस्ट आए। हम गरम तेल में जब शामिल करते हैं तो ज़्यादा ही अच्छी खुशबू आती है, क्योंकि जो जितने भी स्पाइसेस होते हैं, गरम मसाले होते हैं, इनमें अपना भी ऑयल होता है। अगर हम उसे ठंडे ऑयल में डाल देते हैं तो उसका फिर वो अरोमा नहीं आता। तो हमने गरम में शामिल कर दिया। साथ ये बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देते हैं। अब ये इतने हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। ये है टमाटो और प्याज का पेस्ट, लेकिन ये आम ऐसे नहीं आपने डाला और ब्लेंडर में पीसना है। इसको क्या करना है, आपने पहले 2 खाने के चम्मच ऑयल डालना है और टमाटर डालने हैं, प्याज डालने हैं, उसे सौते करना है। जब बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो जाए तो फिर से आप पीसे और इस तरह से बिल्कुल बारीक पीस ले, और इसे चाहे तो छान भी सकते हैं आप, ताकि जितने भी इसमें जैसे कि टमाटर के छिलके वगैरह रह जाते हैं वो नहीं रहेंगे। इस तरह से बिल्कुल बारीक फाइन पेस्ट आपने से बनाना है। आपने छान ये शामिल कर दिया है हमने। अब मैंने छान लिया था ताकि फाइन पेस्ट बने, लेकिन अगर ये होता है ना किचन में जैसे टाइम नहीं होता तो कोई हर्ज नहीं है, कोई वो मसला नहीं है, ना छानना चाहे ना छाने आप। लेकिन वैसे अगर बहुत अच्छी आप रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं ना, हम, हाँ देखिए, रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं तो उसमें ज़रूरी होता है कि छाने बहुत अच्छी परफेक्ट डिश हो, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। तो इसलिए अगर आपको ख्याल रखना है तो फिर आप उसे छान लें, तो क्या होगा कि बिल्कुल फाइन पेस्ट हो जाएगा। अब ये बिल्कुल तैयार है। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी लाल मिर्चें, 1 खाने का चम्मच भर के लिया है मैंने। ओके, यहाँ पे अच्छा प्याज बता दूं, 2 प्याज लिए थे और 6 टमाटर लिए थे मैंने। ये है कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, साथ में इसमें शामिल करूंगी नमक। अच्छा, हम नमक थोड़ा डालेंगे क्योंकि चिकन जो हमने बनाया था तंदूरी मसाला उसमें भी होता है, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए नमक। हम क्योंकि सी में ऐड करेंगे, सिर्फ हमने इतना डाला है कि जो हमने टमाटर और प्याज लिए थे उसके हिसाब से। वहाँ चिकन में हमने जो मसाला लगाया था वो चिकन के हिसाब से। जब वो दोनों आपस में मिलेंगे तो वो खुद ही मिलके बैलेंस कर लेंगे। सारी चीजें डल गई इसके अंदर। तो हम एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ यासिर लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? वालेकुम सलाम यासिर साहब, ठीक ठाक? यासिर साहब जी, मैं ना आपका रेगुलर वॉच हूँ, पूरे महीने में आपका शो देख रहा हूँ जनाब। ना, आप बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं दोनों, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपको जो मेरी लेडीज बैठी है इनका नाम नहीं मुझे पता, अपना नाम बताइए जरा। कौन लेडी? जो कराची में है? नहीं, ये जो ये आप नहीं, बैठी वाली कारण यूसुफजई साहिबा का पूछ रहे हैं आप? मिस यूसुफजई। तो नाम क्या, आप रोज देखते हैं शो, आपको नाम नहीं पता यार अपना? यासिर भाई ऐसा क्या कर रहे हो यार, ऐसे तो ना करो मेरे भाई। नहीं तो हम जो रोजाना प्रोग्राम करते हुए हम नाम बताते हैं, थक गए नाम बता बता के। घर वाले तो कहते हैं कितनी दफा बताओगे? चलो ठीक है, एक काम करते हैं। ये फर्स्ट टाइम आपको देखा था ना, वो आपने प्राइम मिनिस्टर साहब का जो इंटरव्यू कर रहे थे उसमें आपको देखा था फर्स्ट टाइम। अच्छा, टेलीथॉन की बात कर रहे हैं। ये है शिफा यूसुफजई है। इनको मैंने जो फर्स्ट टाइम देखा था वही इनकी ना कई साल पहले एक रमजान की ऐड थी, उनको मैंने इसमें देखा था, तो मैं तब से आप दोनों के, हाँ वो रमजान में क्लिप्स बनाए थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपका रेगुलर वॉचर हूँ, मुझे बहुत अच्छा शो लगता है जी आपका। बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी थैंक यू यासिर साहब, सलामत रखे, आप बहुत अच्छे हैं। आपका पूरा। हाँ, एक सवाल हमें सबसे पूछना होता है, ये हमारा बड़ा फरमाइशी सवाल है कोरोना के हवाले से, और वाकई जरूरत भी है। मेरी भी कॉलर से एक फरमाइश है और वो ये है कि पाकिस्तान के बारे में कोई जुमला बोलें। हाँ, आज पहले कोरोना फिर पाकिस्तान। बताएं भाई, कोरोना के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हालात सही चल रहे हैं मार्केटों में? लाहौर में तो मैंने सुना है बड़ा रश है। नहीं, रश तो है, लेकिन ठीक है जो भी है, लेकिन पाकिस्तान की आप कोई दुनिया की जगह नहीं ले सकता। हाँ, आप एहतियात कर रहे हैं?
हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो पूरी फैमिली को लेके घर में बैठे हैं। बस ठीक है, हमारी तमाम तर ख्वाहिशात, नेक ख्वाहिशात उन लोगों के साथ हैं जो एहतियात कर रहे हैं। हाँ, और जाते जाते पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन 1947 में पाकिस्तान भी बना था। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान है तो हम हैं तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए हमारी दिल जान हर चीज कुर्बान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत शुक्रिया यासिर साहब, वक्त निकालने के लिए कॉल किया आपने। और तमाम नाजरीन से हमारा एक सवाल तो होता ही है कि कोरोना में एहतियात जरूर करें, और जो नहीं करेगा उसको हम प्रोग्राम में डांट भी देंगे। हाँ, बिल्कुल डांट भी देंगे। लेकिन आज के दिन खास तौर पे हम चाहेंगे कि जो लोग कॉल कर रहे हैं वो हमारी बेशक तारीफ ना करें, पाकिस्तान के बारे में जो दिल में उनके जहन में ख्यालात आते हैं उनका इजहार जरूर करें। जी, कोई और कॉलर है हमारे साथ? रावलपिंडी से हैं जनाब अली। अस्सलाम वालेकुम नज़म साहब। नज़म साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब, इतना खूबसूरत नाम आपका, इतना डिफरेंट, इतना यूनिक नाम। ये पहले तो अपने नाम के बारे में बताएं, फिर पाकिस्तान पर कोई नज़म ही सुना दें आप। पाकिस्तान पर नज़म क्या, पाकिस्तान है तो हम हैं। हाँ, ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। और पाकिस्तान अल्लाह ताला क़यामत तक हम सबको और पाकिस्तान को, तमाम मुसलमानों को सलामत रखे और खैर आफियत के साथ रखे। आप सबका प्रोग्राम बहुत अच्छा था। स्पेशल आयशा सदीका साहब, आयशा की तारीफ कर रहे हैं वो। आयशा की कोई डिश? मुझे आवाज़ नहीं आई। आयशा की तारीफ होती है, आवाज़ नहीं आती, मुझे ज़रा कम आती है आवाज़। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपको नहीं आती कि ना आवाज़, मुझे तक पहुंच गई है। और इन्हें अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मुझे और मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं। नज़म साहब, ये बताएं कि आयशा का कुछ पकवान आपने घर में पकाने की कोशिश की? जी मिसेस कह रहे हैं, वो करती रहती है अक्सर, वो ऐसी रेसिपी वगैरह ना सही उन पर करती रहती है। अच्छा, मिसेस करती रहती हैं। गुड, अच्छी बात है, ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो अब किसी दिन मुकाबला हो जाए, आप खुद बनाएं आयशा की रेसिपी से और फिर आप अपनी मिसेस से कहें कि वो भी बनाएं, और दोनों चेक कर लें कि किसका जो रेसिपी है वो ज़्यादा अच्छा बनाए, और जज होंगी आयशा। थैंक यू। अब्दुल हन्नान साहब हैं हासिलपुर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अवैस एंड शिफा हन्नान साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको रमजान की बेहद मुबारकबाद। मैं तो एंड में आज आपसे मेरी मुलाकात हो रही है। मैंने बड़ी कोशिश की आप लोगों से मुलाकात करने की कॉल के थ्रू, लेकिन बस किस्मत आज थी, आ गया। सलाम है। देखिए आज इतना अच्छा दिन है, आज इतना बड़ा दिन है। जी आज तो बड़ा खास दिन है जिस दिन आपकी कॉल मिली है। पाकिस्तान बना था जनाब। जी देखने बस मैं खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले तो जो हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा हिस्सा डाला, हमारे जो कायदीन है उनको, और स्पेशली इस वक्त की जो हमारी आर्म फोर्सेस देखें एलओसी पे इस मुल्क को बचाने के लिए खड़ी है। मुल्क के अंदर पुलिस कुर्बानियां देने के लिए खड़ी है। मैं कहता हूँ सब इदारों को पहले तो सैल्यूट है। और आप जैसे जो एंकर्स बैठे हुए हैं, स्पेशली जो वाकई खुले दिल के जो लोग बैठे हुए हैं, वाकई पाकिस्तान की शान बयान करते करते थक जाते हैं लेकिन हटते नहीं है। आप सबको सैल्यूट है, आप भी एक हमारे एम्बेसडर हैं। तो मैं सबसे पहले तो आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग बड़े ही अच्छा प्रोग्राम करते हैं। आप लोग इतने पॉजिटिव हमारे लिए प्रोग्राम लेके आते हैं कि हम हमारे दिल की और घर की जो थकन होती है ना वो दोनों दूर हो जाती है। वाह वाह, ये तो आपने हमारी भी थकन दूर कर दी है कहकर। थकन दूर कर दी वैसे वाकई। अल्लाह खुश रखे। मेरा पूरा साथ होता है, मेरी फैमिली का साथ आप लोगों के साथ होता है। और जब आप लोग आके बैठ जाते हैं ना टीवी पे, तो हम लोग आपके सामने बैठे होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती हम काम करें या आपको देखें। मतलब इतनी भाई काम हम थोड़ा बहुत कर लिया करें, ये तो इल्जाम लग रहा है अब हमारे ऊपर। देखिए हाँ, थोड़ी सी काम कर लिया करें वरना हम कसूरवार ठहरेंगे। बस अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। आपकी टीम जो पीछे बैठी है पैनल पे, आप लोगों के कैमरामैन, इन सबको बहुत ज्यादा सैल्यूट है। अल्लाह बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, ये जो हासिलपुर है, ये जो जगह है, इसके बारे में कुछ जरा हमें बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये साउथ पंजाब का शहर है और सबसे इसकी खास बात बड़ी ये है कि ये मतलब यहाँ की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, कॉटन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है हमारी सिटी की, और इसका रेवेन्यू पंजाब के अंदर एक अहम किरदार अदा करता है। यानी कि हमारे इसका नाम हासिलपुर क्यों है? इसका जो हासिलपुर इसलिए इसका नाम रखा गया कि ये जो स्टेट थी भावलपुर, इसके जो नवाब खानदान का एक जो हिस्सा था जिसके हिस्से में ये आया था वो हासिल खान साहब थे। और जो हासिल खान साहब थे उनके नाम से जो है ये नाम रखा गया। पहले इसका नाम जो था वो ओल्ड हासिलपुर था, यानी कि पुराना हासिलपुर। तो उससे जो है ये आगे जिसको हासिलपुर के नाम की तरफ जो है वो गामजन कर दिया गया। गुड जी, वेरी गुड। देखें किस कदर यूनिक जगह है पाकिस्तान के अंदर, किस कदर यूनिक इंडस्ट्रीज हैं। हर जगह की खास बात है, हर शहर की अपनी एक खास बात है, यूनिकनेस है। और यही पाकिस्तान की खास बात है कि आपको हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया हन्नान साहब। जी आयशा।
जी, यहाँ पे मैंने क्या किया था, जब सारे मसाले डाल दिए थे तो मैंने दही ली और दही को अच्छी तरह मैंने विप किया ताकि कि उसमें कोई वो गुठली या लम्स ना रहें और वो फटी फटी से ना हमारी हांडी ना हो, तो वो भी मैंने उसमें शामिल कर दी और मैं यहाँ इसे भून रही हूँ। साथ ही हमारी जो तंदूरी चिकन है, ये आप देख लेंगे इस पर कितने अच्छे ग्रिल के निशान आ रहे हैं। सारा मसाला अच्छी तरह खुश्क हो चुका है और चिकन भी गल चुकी है, क्योंकि बोनलेस थी, बहुत जल्दी गल जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम शामिल कर देंगे अपनी हांडी में। ठीक है, आपने चिकन जो ग्रिल किया था वो हांडी में शामिल कर रहे हैं। हमारे साथ अमेरिका से कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, खुर्शीद आलम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब फरमाइए जी, आप पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे आज पाकिस्तान के यौम पाकिस्तान पर? पाकिस्तान के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, माई लव पाकिस्तान, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट बहुत अच्छी जा रही है और इमरान साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको और भी तौफीक दे ज़्यादा काम करने की, और बहुत अच्छा सोच रहे हैं हर एक के बारे में। अल्लाह परवरदिगार इनको सेहत दे और कामयाब करे परवरदिगार, और आप लोगों को भी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये जो जज्बा है ना पाकिस्तानियों का, ये चाहे पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, बिल्कुल जज्बा हमेशा जवान रहता है। ठीक, तो अब हमें आयशा की तरफ जाना है। आयशा, डिश मुकम्मल हो गई? जी बिल्कुल, अब मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ऑल पर्स की क्रीम, जो कि बहुत ही खालिस होती है, खाली दूध से, इन्हीं के दूध से, ऑल पर्स के दूध से तैयार होती है। तो ये मैं शामिल कर रही हूँ। और अक्सर मैंने आपको देखा होगा कि जब से मैं आई हूँ यहाँ पे तो 2-3 दफ़ा मैं बता चुकी हूँ कि हांडी लोगों की क्यों ख़राब होती है, क्यों नहीं मज़ेदार बनती। एक तो क्रीम का इस्तेमाल अच्छा नहीं करते, पतली क्रीम ले लेते हैं, इसे विप करने की जरूरत नहीं है, अच्छी गाढ़ी क्रीम होती है। आप बस पैकेट खोलें और इसे शामिल करें। अब इसे शामिल करने के बाद क्या करते हैं लोग, खूब उसे पकाते हैं या फिर उसे इतना चमचा चला चला के मिक्स करते हैं कि वो अंदर बिल्कुल मेल्ट हो जाती है और फिर पतला हो जाती है हमारी हांडी। तो हम क्या करेंगे, बस ये हमने क्रीम शामिल की। जी, मक्खन भी डालेंगी आप हांडी में? जी जी बिल्कुल डालूंगी। आपको दिख गया है मेरे ख्याल से ना, मैं क्रीम डाल के मैंने मखनी बड़ी पसंद है। जी हाँ, और मुझे बड़े कम लोगों के हाथ की चिकन मखनी पसंद आती है जिसमें मक्खन का टेस्ट होता है बड़ा। बस आप मेरे हाथ की खाएं ना तो बस आपको मजा आ जाएगा। अब मैं इसमें आप मेरे हाथ की खाएं। देखिए मैंने इसमें क्रीम शामिल कर दी है और चूल्हा बंद कर दिया। अब मैं मेथी शामिल कर रही हूँ, इसमें सूखी मेथी जो होती है वो शामिल कर देती हूँ। साथ ही इस तरह से बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, ऊपर से हरा धनिया। बाकी हम गार्निशिंग में करेंगे। थोड़ा सा चुटकी भर हम गरम मसाला शामिल कर रहे हैं। और आखिर में जब हम डिश अपनी करेंगे, इसे सर्विंग डिश में जब डालेंगे तो फिर हम मक्खन भी डालेंगे। इसे थोड़ी सी देर दम दे देते ताकि जो हमने चीज़ें डाली हैं इसमें, ठीक है, कसूरी मेथी डाली है, मिर्चें डाली है, गरम मसाला डाला, इसका अरोमा अंदर आ जाए। और क्रीम डाल के मैंने कोई चमचा इतना खूब नहीं चलाया, ना ही मैंने चूल्हा बंद कर दिया था ताकि अच्छी से गाढ़ी हमारी हांडी तैयार हो जाए। बिल्कुल तैयार है, हम इसे डिश आउट करेंगे। और जब हांडी बन रही है तो हम उसे हांडी में सर्व करेंगे। हांडी में ही सर्व करेंगे। आप इसको हांडी में डिश आउट करें। हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आएंगे तो आयशा इसमें मक्खन भी ऐड करेंगी और खाएंगे किसी दिन। हम भी शायद खा लेंगे आयशा के हाथ का चिकन मखनी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी लम्हात और कराची चलते हैं, देखते हैं कि आयशा अब क्या बना रही हैं। जी, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, वो तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मैंने जो हांडी में ना वो मक्खन डाल दिया था, यानी कि बटर लगा दिया हांडी को और ये हांडी तैयार हो गई है। अब मैं जो बना रही हूँ, गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है और दिल चाहता है रोज़ा खुलते ही कि अच्छी सी ड्रिंक पी जाए। तो आज मैं लाई हूँ वाटरमेलन मोहितो और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसके लिए क्या किया था मैंने, तरबूज यानी वाटरमेलन वो लिया था। साथ इसमें मैं रेड जो होता है ना कलर का शरबत वो डाल सकते हैं। और इसमें लेमन जूस, चीनी शामिल करेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे मिंट। अच्छा, ये और फिर तो आपको पता ही है ठंडी ठंडी बर्फ़ तो जाती है ऑलरेडी। लेकिन अगर जैसे कि ना पूरे दिन हमें ऐसा होता है गर्मी हो रही है, डिहाइड्रेट हो रहे हैं, तो हम उसमें नमक भी शामिल कर सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि सादा नमक शामिल कर दें या आप उसमें काला नमक जो होता है वो शामिल कर दें। ठीक है, यहाँ पे मैंने वाटरमेलन ले लिए है, रेड सिरप ले लिया है या रेड शरबत वो ले लें। साथ लेमन जूस शामिल कर दें। इसमें हम मिंट शामिल कर देंगे। चीनी शामिल करेंगे हम इसमें 2 खाने के चम्मच
और साथ इसमें बर्फ़ शामिल कर देंगे, पहले से ब्लेंड करेंगे और फिर अगर हम देखेंगे कि पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो पानी भी शामिल करेंगे, क्योंकि तरबूज में खुद इतना पानी होता है। तो ये एक गिलास कितने का होगा आयशा? ये एक गिलास कितने का मिलेगा? ये गिलास 1000 रुपए का है, क्योंकि आयशा ने बनाया है। तो बड़ा महंगा है। कहती है क्योंकि आयशा ने बनाया है ना। तो जी मतलब बिल्कुल। आयशा ने क्या सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ दिखाने के लिए बनाया है, या आयशा इसे मार्केट भी कर सकती है? 1000 रुपए तो बहुत महंगा हो जाएगा। सिर्फ आयशा ने आप लोगों को सबको सिखाने के लिए बनाया है। आप इसे अपने घर में ट्राई करें, बहुत मजे की ड्रिंक बनती है, यकीन करें। बहुत ज़बरदस्त वाटरमेलन आया हुआ है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसमें 90% तो पानी होता है, डाइट के लिए बहुत अच्छा है। तो जो लोग रोजा खोल के उल्टी सीधी चीजें, किस हिसाब से मिल रहा है वाटरमेलन? ये 50 रुपीज पर केजी है। 50 या 15? और अच्छा महंगा 50। क्या यहाँ तो 15 चल रहा है? इस्लामाबाद में 15? यहाँ 15 कैसे हो सकता है? खुद ही देखा। अरे भाई, इतना हो ही नहीं सकता इस्लामाबाद में। वो आपका फैन वो होगा, दिल से बताता नहीं कुछ और होगा, आपको कीमत कम दी होगी। ये हो सकता है ऐसा, लेकिन मतलब चले फिर तो अच्छी बात है। और अच्छी हवाले से तो इस किस्म की गुमान भी नहीं किया जा सकता। नहीं पर केजी 15 रुपीज मैंने खुद देखा। अच्छा वैसे हो सकता है सुनने में। तो मुझे भेज दे, मुझे बहुत पसंद है वैस। अगर नहीं ये सच बोल रहे हैं ना, मुझे बहुत पसंद है, आप मुझे भेज दें। जितना आने का खर्चा होगा वो मैं दे दूंगी, लेकिन 15 रुपीज के हिसाब से ही आप मुझे वो तरबूज भेजें। मतलब 15 नहीं तो 20 होगा, लेकिन मतलब इसी तरह चल रहा है। क्या हुआ? लेकिन ये जो बना है ना, इसका कलर देखें कितना जबरदस्त खूबसूरत कलर आया है। पहुंचते वो ना ये देखें हांडी के साथ जब ये मजेदार किया जाएगा मोहितो, तो वाकई हम खुश हो जाएंगे और वाकई प्यास बुझ जाएगी। जबरदस्त। आयशा बहुत शुक्रिया, आपने ये जो दोनों डिशेस बनाई आज भी कमाल ही कर दिया, और रोज़ाना ही आप कमाल करती हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आपका, और जो नाजरीन हमारा प्रोग्राम देख रहे थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आज के दिन का ख़ास प्रोग्राम आपने देखा, और पाकिस्तान को हमने अपनी दुआओं में आज तो खास तौर पर याद रखना ही है। रोजाना ही रखें, ये अपनी रूटीन बना लें कि पाकिस्तान को दुआओं में याद रखें। उन लोगों से पूछे जिनको आज़ाद वतन आज तक मिला नहीं, कश्मीरियों का अगर आप लोग एक दफ़ा देख लें उनकी तरफ, तो आप लोगों को एहसास होगा कि पाकिस्तान कितनी बड़ी नेमत दी है अल्लाह ने। बिल्कुल। आज के प्रोग्राम में हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।